इंडिया का लीडिंग हार्ट केयर नॉन सर्जिकल मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, जिसने जानलेवा हार्ट डिजीज को बड़ी सफलता से मात दी है। यहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस, एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स और रिसर्च बेस्ड एडवांस्ड आयुर्वेदा के ग्रेट कॉम्बिनेशन से हार्ट डिजीजेस को सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है। माधवबाग की बुनियाद रखी थी सुप्रसिद्ध वैद्य माधव साने ने। पिता के समृद्ध ज्ञान और अनुभव की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया पुत्र डॉक्टर रोहित माधव साने ने। मॉडर्न मेडिकल साइंस में एमबीबीएस और फेलोशिप इन कार्डियक रिहैब की उपाधि लेने के बाद डॉक्टर रोहित साने ने एडवांस्ड आयुर्वेद पर रिसर्च करके डिजाइन किया कॉपीराइटेड हार्ट केयर ट्रीटमेंट और स्थापित किया देश का पहला आयुर्वेदिक कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर माधवबाग, जहां इन्होंने एंशिएंट हीलिंग मेथड्स के साथ कंटेम्परेरी एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोचेस के कॉम्बिनेशन से कार्डियक केयर को दिया एक नया विजन। माधवबाग अभी तक 10 लाख से भी अधिक हार्ट पेशेंट्स को सफल इलाज उपलब्ध करवाकर हेल्दी हार्ट के अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है। हमारा मिशन है भारत को हृदय रोग मुक्त बनाना। आप भी इस अभियान से जुड़ करके खुद के हार्ट को रखिए हमेशा हेल्दी। माधवबाग, जहां होता है दिल से दिल का इलाज। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। और अभी जिसकी वीडियो आपने देखी डॉक्टर रोहित माधव साने, वो आज खुद हमारे साथ मौजूद है। आपका भी स्वागत करती हूं मैं सेव माय हार्ट बाय माधवबाग में। डॉक्टर रोहित ने सालों की मेहनत के बाद हार्ट डिजीज और उससे संबंधित कई और बीमारियों से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो हासिल की। उसके बाद उसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, उनसे जुड़ी हुई चिकित्साएं क्या है, उनका इजाद किया। और इसका जिक्र 150 रिसर्च पेपर्स के अंदर भी किया गया है। जो चिकित्साएं इन्होंने जिनका इजाद किया है उससे 10 लाख लोगों को लाभ भी पहुंचा है। तो अगर इनको आप अपने जीवन में भी अपनाना चाहते हैं, इनका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो ये मुहिम है कि हार्ट डिजीज़ फ्री इंडिया आपको लाना है, ऐसे में कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो हार्ट के जो रोगी हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको सर्जरी के थ्रू ट्रीट करते हैं। लेकिन माधवबाग की ये जो एक चिकित्सा है जिसमें आप पूरा शुद्धिकरण करते हैं हार्ट का, वो कितना अलग है और कितना फायदेमंद होगा पेशेंट्स के लिए? नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई थेरेपीज किसी से कंपेयर की जाती है तो उसके टिपिकल पैरामीटर्स हमने देखने की जरूरत होती है। तो ऐसे माना जाता है कि सर्जरी सबसे फायदेमंद होगी। कई बार आप अगर इंटरनेट पे जाकर के कई सारे रिसर्चेस अगर आप पढ़ते हैं, करेज नाम की एक ट्रायल है, COURAGE। इस ट्रायल को अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मेडिकल मैनेजमेंट वर्सेस सर्जिकल मैनेजमेंट, मतलब दवाइयों की चिकित्सा वर्सेस ऑपरेशन की चिकित्सा। तो दवाइयों की चिकित्सा से ज्यादा लोग बेहतर होते हैं ऑपरेशन के कंपैरिजन में। तो अगर हम ये ठीक तरह से समझ जाए कि एक ऑपरेशन जो है ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर होती है और ये इन्वेजिव प्रोसीजर ज्यादा प्रॉब्लम या ज्यादा फायदा दिखाती है, तो ऐसा नहीं। कई बार ये देखा गया है कि ऑपरेशन करने के बाद भी फिर से रिकरेंस होता है उस डिसीज का। लेकिन अगर लाइफस्टाइल अगर हम अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, उस लाइफस्टाइल को अपने जहन में डाल के ले लेते हैं और वही चीज अगर हम दोहराते रहते हैं अपने आने वाले लाइफ के लिए, तो ये डिसीज फिर से रिकर होते हुए नहीं दिखाई पड़ती है। तो माधवबाग की चिकित्सा और ऑपरेशन की चिकित्सा या एंजियोप्लास्टी या बाईपास की चिकित्सा को अगर कंपेयर किया जाए तो 3 मेजर चीजें होती है कि सबसे पहली पेशेंट को होने वाली तकलीफें ये कितनी कम होती है, जिसको देखने के लिए स्ट्रेस टेस्ट या 2D को किया जा सकता है। बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करने के 3 महीनों के बाद जो इंप्रूवमेंट 60 सेकेंड्स की मिलती है, वो माधवबाग की चिकित्सा के बाद 140 सेकेंड्स की मिलती है 3 महीनों के बाद। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंट की तकलीफें कम कराने के लिए। ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है वो मतलब आने वाला हार्ट अटैक। जो हमने ऑपरेशन या जो कुछ भी एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी की थी उसके कंपैरिजन में माधवबाग की चिकित्सा को अगर कंपेयर करना है तो ऐसा भी देखा गया है कि ऑपरेशन के करने के बाद जो 3 या 5 सालों में जो हार्ट अटैक आते हुए दिखाई पड़ते हैं, हमको माधवबाग की चिकित्सा के बाद हार्ट अटैक कम गुना आते हुए दिखाई पड़ते हैं। और उसी के साथ सबसे
इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल इंडेक्स, कि अगर हम देखे जाए तो कई सारे ट्रायल एंजियोप्लास्टी और बाईपास के देखे पड़े हैं, जिसमें यह दिखाई देता है कि 85% इज द सर्वाइवल इंडेक्स पोस्ट एंजियोप्लास्टी पोस्ट बाईपास सर्जरी 3 सालों के बाद। लेकिन वही सर्वाइवल इंडेक्स अगर माधोबा की चिकित्सा के बाद देखा जाए तो 94% का सर्वाइवल इंडेक्स दिखाई पड़ता है 3 सालों के बाद। तो ये अगर सामने सामने कंपेयर किया जाए तो आप ही डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी ट्रीटमेंट आपने करवानी है आपके खुशहाली के लिए। माधव बाग ने अपने 20 साल के अनुभव में 10 लाख से ज्यादा लोगों को हेल्प किया है, न केवल हार्ट रोग में, न केवल डायबिटीज में, बल्कि हाई बीपी और अन्य बीमारियों में भी। जिस तरह से हम बात कर रहे थे संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण की, उसकी वजह से काफी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको लाभ मिला है। अगर आप भी ये लाभ उठाना चाहते हैं, सेकेंड ओपिनियन चाहते हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि स्क्रीन पर लिखे गए जो नंबर हैं उन पर आप अभी मिस कॉल दें। माधव बाग क्लिनिक में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए माधव बाग के जो प्रतिनिधि हैं वो आपसे तुरंत ही संपर्क करेंगे। तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर अभी मिस कॉल दें और माधव बाग के मिशन सेव माय हार्ट अभियान से जुड़ जाएं। तो चलिए अब बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, इस समय हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में सवाल हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। आप में से कौन सवाल करना चाहेगा डॉक्टर से? जी प्लीज। मेरा नाम आकांक्षा है। तो और मेरे एक अंकल है जो अभी 60 साल के हैं। तो उनका एक पहले ही बाईपास सर्जरी हो चुका है, बट अभी भी उनको हार्ट पेन होता है। तो इसमें माधव बाग कुछ हेल्प कर सकता है? एब्सोल्युटली कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बाईपास सर्जरी होती है वो बाईपास सर्जरी मतलब क्या, तो हमारे ही खून की नली जो निकाली जाती है वो उस हार्ट के ब्लॉक्ड खून के नली को एक बाईपास सर्जरी करके लगा देते हैं। अब ये लगाने के बाद खून का सप्लाई उस एक खून के नली से जाने की कोशिश करता है और कई सालों के बाद या मे बी कुछ दिनों के बाद भी ऐसे होते हुए दिखाई पड़ता है कि उस नए खून के नली में ही नया ब्लॉकेज आ चुका है। तो अब ये होने के बाद जो नई खून की नली कॉन्ड्यूट करके लगाई हुई थी, उस खून के नली में से भी खून का सप्लाई जाना कम हो जाता है, जिसके वजह से फिर से ये चेस्ट पेन आना चालू हो जाता है। अब यहाँ पे माधव बाग आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ से हमको आगे लेकर के जाना है नेचुरल बाईपास की तरफ। जितनी ज्यादा खून की नलियां अपने हार्ट के पास आने वाले मांसपेशी को, जितनी ज्यादा खून की नलियां निर्माण होंगी, उतना ही पेशेंट का फायदा होगा। अगर हम अच्छी तरह से डाइट का पालन करते हैं, जिसमें हम लो कैलोरी लो कार्बोहाइड्रेट का डाइट अगर लेते हैं, तो ये कोलैटरल ब्लड सप्लाई जो हमारी खून की नलियां नई नई निर्माण होने वाली है, वो नई खून की नलियां निर्माण होने के बीच बाधा कौन निर्माण कर सकता है, तो आपका खाना। अगर मैं खाना ज्यादा कैलोरी का खाता हूं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का खाता हूं, तो ये नई खून की नलियां निकलना कम हो जाती है। तो वहां पे माधव बाग का डाइट आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये होती है अपनी रोज की कसरत, रोज की एक्सरसाइज। मैं अगर रोज की एक्सरसाइज कराते जाता हूं तो ऑब्वियसली मेरी खून की नलियां ज्यादा निर्माण होंगी, मेरे नेचुरल कोलैटरल ज्यादा निर्माण होंगे, उसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये दो चीजों से भी ऊपर होता है पंचकर्म। ये पंचकर्म की चिकित्सा जो होती है, इस चिकित्सा के वजह से अपने हार्ट को मिलने वाला खून का सप्लाई, जो कुछ खून की नलियों से आ रहा था, उस खून की नलियों में से ज्यादा खून की नलियां निकलना चालू हो जाती है, क्योंकि इस पंचकर्म के प्रोसीजर से हमारे हार्ट के ऊपर आने वाला लोड, हमारी खून की नलियां जो इलास्टिसिटी खो चुकी थी, वो इलास्टिसिटी भी वापस मिलती है, ताकि उसी खून के नली की इलास्टिसिटी बढ़ने की वजह से उसी खून के नली में से ज्यादा खून ट्रैवल करना चालू कर देता है। एज वेल एज नंबर ऑफ खून की नलियां भी बढ़ गई, तो हार्ट को मिलने वाला खून का सप्लाई अच्छी खासी तरह से बढ़ जाता है, जिसके वजह से ये चेस्ट पेन कम हो जाता है। तो जो लोगों ने बाईपास सर्जरी करा ली है, जो लोगों ने एंजियोप्लास्टी करा ली है, उन्होंने ये चिकित्सा श्योरली करनी चाहिए, क्योंकि ये रिहैबिलिटेशन प्रोसीजर है। कोई भी हार्ट अटैक के बाद, कोई भी सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन करवाना बहुत जरूरी होता है। और ये रिहैबिलिटेशन करने की वजह से आपके हार्ट को आने वाली खून की नलियां तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, खून का सप्लाई भी बढ़ेगा, लेकिन हार्ट के मसल्स भी अगर स्ट्रांग हो गए तो आपको दुगना फायदा अंदर मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मेरा नाम रमेश शुक्ला है। लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन समटाइम्स लाइफ थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाती है। 1 जनवरी 2013 की एक सुबह अचानक मेरे
चेस्ट में पेन हुआ और बहुत ही ज़्यादा वो पेन एग्रीवेट हो गया। इतना पेन एग्रीवेट हो गया कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी में पता चला मुझे 70 और 90% ब्लॉकेजेस है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए सलाह देने लगे। कहीं ना कहीं मुझे इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि फाने केयर माधवबाग में भी बहुत अच्छा वर्ल्ड का फर्स्ट कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर है और वहाँ पे इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराऊं। फिर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट माधवबाग में मिला। मेडिसिन रेगुलरली, योगा, डाइट, वो जैसे ही माधवबाग ने कहा था वैसे ही फॉलो करते करते धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ आगे ले जाने लगा। फिर से इतना स्ट्रेंथ आ गया कि आज मैं फिर से मेरी स्कूटर सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं, जबकि डोंबिवली से गोवा तक भी मैं स्कूटर से ट्रैवल किया हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि चलो हम माउंट कल्सूबाई पीक चढ़ते हैं। हार्ट की वो 30% EFT होते हुए भी मैं माउंट कल्सूबाई पीक तक चढ़ के आया हूँ। बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को ये दिखाना है कि लाइफ बहुत ही सुंदर है और इसे नेगेटिव तरफ से बिल्कुल मत लीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बी पॉजिटिव एंड बी हेल्दी एंड स्टे फिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई सवाल करना चाहता है? जी। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को हार्ट का प्रॉब्लम है। हाल ही में वो चलते वक्त उनको सांस में लेने में तकलीफ़ हो रही थी। डॉक्टर ने उनको टूडी को सजेस्ट किया था। टूडी को करने के बाद डॉक्टर ने उनको बोला है कि उनका हार्ट जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और उनका हार्ट का जो साइज़ है वो बढ़ चुका है। ये होता क्यों है और उनको क्या ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा? नॉर्मली ऐसे होते हुए दिखाई पड़ता है कि कभी कभी हार्ट अटैक आने के बाद अपना इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप हो जाता है। अगर हार्ट अटैक आ चुका है और इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट के मसल को डैमेज हो चुका है, शायद वो परमानेंट होगा, शायद वो टेम्पररी होगा। ये अगर डैमेज हो गया है तो उसके वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप होते हुए दिखाई पड़ता है। ऐसे टाइम पे पेशेंट को लेटे वक्त, पेशेंट को बैठे वक्त, पेशेंट को चलते वक्त सांस लेने में तकलीफें हो जाती है, कभी कभी पैरों में सूजन आ जाती है, बहुत सारी तकलीफें अपने को होते हुए दिखाई पड़ती है। और ये सब होने के बाद पेशेंट के साथ उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स भी काफी घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे पेशेंट का सबसे बुरा दुश्मन है पानी। जितना पानी कम पिएंगे उतना अपने हार्ट के लिए बेहतर होगा। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो पेशेंट के लिए सबसे पहली टिप ये होगी कि आपने पूरे 24 घंटों में पानी जितना कम पियोगे उतना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब आते हैं चिकित्सा के ऊपर। कई बार इस हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन को डाउन होने के बाद, ड्रॉप होने के बाद हमको डर लगना चालू हो जाता है कि ये फिर से बढ़ेगा कि नहीं। ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप हुआ है उसको आप अगर अच्छी तरह से खुद की केयर लेंगे तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कई बार ये दिखाई पड़ता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन 20% हो गया है, 30% हो गया है, हार्ट डायलेट हो गया है, हार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्योंकि इस हार्ट के मसल को पानी या खून का सप्लाई जो अंदर है उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। तो ऐसे चीजों में माधवबाग की चिकित्सा आपके लिए मददगार हो सकती है। तो आपने करना क्या है, तो सिंपल तरकीबें होती है। सबसे पहला होता है वाटर मैनेजमेंट या तो फ्लूइड मैनेजमेंट। तो माधवबाग के क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जब जाओगे तो आपके डॉक्टर्स आपके हिसाब से, आपके इजेक्शन फ्रैक्शन के बेसिस पे, आपके वेट के बेसिस पे कितना फ्लूइड कंजम्पशन करना है ये पहले आपको समझा के दे देंगे। दूसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि जो भी डैमेज हो चुका है इस हार्ट के मसल को उसको हील करवाना है। तो हील करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है माधवबाग की ऐसी एक पंचकर्म पद्धत, जो ऐसा एक प्रोटोकॉल बना के रखा हुआ है हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जिनको दम लगता है और जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, उनके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बना के रखा हुआ है, जिस प्रोटोकॉल के वजह से धीरे धीरे उस हार्ट के मसल को हील करवा करके उस इजेक्शन फ्रैक्शन को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए आपकी मदद की जाती है। तो ये सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो होता है पंचकर्म। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसी चिकित्सा में, वो होता है आपका डाइट। इस प्रकार के पेशेंट्स में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट्स में खून अगर गाढ़ा हो जाता है तो उस हार्ट के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो मुझे खून को पतला रखना है, यह सबसे पहला स्ट्रेटेजी। मुझे शरीर का वेट जो है, वो शरीर का वेट जितना मैं कम कर दूं उतना ही लोड कम रहेगा उस हार्ट के ऊपर। तो ये दूसरी चीज होती है जो डाइट से हम हासिल कर सकते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर, इनको
कंट्रोल रखना ऐसे रोगों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 चीजें, पंचकर्म, एक्सरसाइज और डाइट, ये 3 चीजों की वजह से हम इस हार्ट पेशेंट को जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप हो गया है, हार्ट डायलेट हो गया है, हार्ट थोड़ा सा मोटा हो गया है, ऐसे लोगों पे ये चिकित्सा हो सकती है। और ये चिकित्सा के वजह से कई सारे पेशेंट्स का इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और एक बार इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ गया तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी हद तक अच्छी हो जाती है, लाइफ की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ बसर कर सकते हैं। माना जा सकता है जितनी भी जानकारी आपने दी है इससे जो हमारे दर्शक हैं वो प्रेरित होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई सवाल करना चाहता है? जी नमस्ते डॉक्टर, मेरा नाम नितिन है। मेरी एक कलीग है जिसका जो पिताजी है उसको 90 से 100% उनके पिताजी को ब्लॉकेज है, ये कल ही पता चला है और उनको डॉक्टर ने अर्जेंट बाईपास बता दिया है। तो मेरा सवाल ये है कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं उनको इतना वक्त होता है उनके पास कि वो माधवबाग में आके अपनी वो ट्रीटमेंट करा सके, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा सके? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सबके दिमाग में ये सवाल होता है कि जब बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी ये जब बताई जाती है तो बहुत ही अर्जेंसी निर्माण की जाती है। वो ऐसे प्रकार से अर्जेंसी होती है कि अभी के अभी एंजियोप्लास्टी, अभी के अभी बाईपास सर्जरी करने की जरूरत है, ऐसे बताया जाता है। लेकिन ठीक तरह समझने की जरूरत है, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, दीज आर इलेक्टिव सर्जरी प्रोसीजर्स, दीज आर नॉट इमरजेंसी सर्जरी प्रोसीजर्स। ये इलेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब ये खास फिक्स करके उसके पहले कई सारे टेस्ट करके ये तय करना पड़ता है कि ये पेशेंट ये सर्जरी के लिए फिट है भी कि नहीं। तो ये इमरजेंसी प्रोसीजर के टाइम ये सारी चीजें नहीं की जाती है, इलेक्टिव प्रोसीजर के टाइम ही की जाती है। तो पहले ये समझने की जरूरत है कि जितनी अर्जेंसी हमको फील हो रही है ये करवाने की, उतनी अर्जेंसी एक्चुअली में नहीं होती। ये पहली चीज। दूसरी चीज हमको ये देखना है कि जो ब्लॉकेजेस हमको एंजियोग्राफी में आज हमको डायग्नोज हुए हैं, आज जिस ब्लॉकेज को हमने एंजियोग्राफी में ढूंढ के निकाला है, वो आज के दिन निर्माण नहीं हुआ है, वो निर्माण होने के लिए कई सालों से, कई दिनों से वो प्रोसीजर अंदर चालू है। तो उतनी जल्द करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये समझ के लेना जरूरी है कि ये सारे ब्लॉकेजेस जो निर्माण होते हैं ये 2, 6, 10 सालों के समय में निर्माण होते हैं, वो एकदम से आज निर्माण हुए हैं, ऐसी प्रोसीजर नहीं होती। अब समझ के लेना है कि अगर ये ब्लॉकेजेस निर्माण हो गए हैं और ब्लॉकेजेस के ऊपर अगर हमको बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी नहीं करनी है तो माधवबाग की चिकित्सा आपको फायदेमंद रहेगी क्या? तो मेरा जवाब होगा हाँ। अब ये कैसे होगा? तो नॉर्मली बाईपास सर्जरी करने को बोला जाता है तो 2-3 चीजें ही सबके दिमाग में होती है। सबसे पहला होता है कि मेरे ब्लॉकेजेस वहां से कम होंगे क्या, ये पहली चीज। दूसरी चीज होती है मेरा खून का सप्लाई, मेरे हार्ट को, मसल को आने वाला इंप्रूव होगा कि नहीं, ये दूसरी चीज। और फिर से आगे मुझे हार्ट अटैक नहीं ना आएगा। तो ये 3 चीजें अगर हम देखे जाए तो ये 3 चीजें अगर पूरी तरह से अगर देख ले तो माधवबाग की चिकित्सा की वजह से जो पेशेंट्स को इंप्रूवमेंट मिलती है उनके 2D इको में, उनके स्ट्रेस टेस्ट में, उनके स्ट्रेस थैलियम में, GLS ग्लोबल लॉन्जिट्यूडिनल स्कोर के इन्वेस्टिगेशन में, ऐसे अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस देखे गए हैं जिसमें माधवबाग ने ये प्रूव करके दिया हुआ है कि ये सारी थेरेपी जो माधवबाग के प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस पे भी अगर आप चेक कर लो तो भी ये आपको पेशेंट में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ती है। और ये इंप्रूवमेंट जो दिखाई पड़ती है पेशेंट को खुद में भी ये महसूस होती है, एज वेल एज सारे टेस्ट में भी दिखाई पड़ती है। जिन्होंने माधवबाग में अपना ट्रीटमेंट करवाया और आज वो एक काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, उन वीडियो को देखने के लिए आप माधवबाग के YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं, Facebook पेज पर भी जा सकते हैं और उनसे आपको समझ में आएगा कि आखिर किस तरह से इन बीमारियों को आप उनसे ग्रसित अगर हैं तो उनसे आगे बढ़ सकते हैं और फिर से अपना खुशहाल जीवन वापस पा सकते हैं। और चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, हमने इतनी चर्चा कर ली, हमने हैप्पी पेशेंट्स की भी बात कर ली, हमने सारी बातें कर ली, लेकिन आपका जो ये एक मोटिव है कि आप हृदय रोग से मुक्त करना चाहते हैं भारत को, आप इसको कैसे आगे ले जाने वाले हैं? आपका क्या अगला स्टेप होगा? आप किस तरह से इस संकल्प को पूरा करेंगे? जब से ये कहानी शुरुआत हुई थी 2004 साल से, तब से मैं हमेशा यही सवाल मेरे मन में हमेशा दोहराते रहता हूं कि इस हार्ट डिसीज के खिलाफ जो जंग शुरुआत की है, ये जंग इतने जल्दी तो खत्म नहीं होने वाली। और आज अगर हार्ट डिसीज का अगर पूरा प्रिवेलेंस पूरे देश में अगर देखा जाए तो नॉर्मली आज के दिन को भी 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक से जूझना पड़ता है हर साल को।
अगर टोटली देखा जाए तो अबाउट 9 करोड़ डायबिटिक्स ऑलरेडी अपने देश में ऑलरेडी अवेलेबल है, और उतने ही लोग आज प्री डायबिटीज में है जो कल जाकर के डायबिटीज होने वाले हैं। 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग ब्लड प्रेशर के शिकार है। ये सारे लोग आज नहीं तो कल फिर से जाकर के हार्ट अटैक के शिकार से उनको हाई प्रिवेलेंस है। तो अब इतने बड़े रोग के खिलाफ अगर लड़ना है तो अकेला रोहित साने इनफ नहीं होगा। तो प्लान में यही है कि मुझे ऐसे 10,000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स निर्माण करने हैं जो आगे जाकर के इन सारे पेशेंट्स को हमेशा मदद करते रहेंगे, ताकि आने वाले 1000 सालों के लिए भी ये सारा रोग फिर से आने की कोशिश नहीं करेगा। यही माधवबाग की पहल है और यही करने के लिए हम आगे धीरे धीरे चल रहे हैं। डॉक्टर रोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो अगर आप भी अपना हार्ट हेल्दी रखना चाहते हैं, जिस तरह से हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि बढ़ती उम्र के साथ आपका जो शरीर है वो कमज़ोर होने लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो। अगर आप अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखते हैं, आप अपने डाइट का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जिस तरह से डॉक्टर रोहित ने भी तमाम जानकारी यहाँ पर हम सबके साथ साझा करी, और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि 300 से ज़्यादा क्लिनिक माधवबाग के यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ 2 निवासी हॉस्पिटल है, 450 से ज्यादा डॉक्टर्स की टीम है जो सदैव उनके लिए तत्पर है, जो उनकी मदद चाहते हैं। अगर आप भी सेकंड ओपिनियन यहाँ पर माधवबाग से लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपनी स्क्रीन पर लिखे नंबर पर अभी मिस्ड कॉल देना है, और उसके अलावा आपके घर के नज़दीक माधवबाग क्लिनिक में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए माधवबाग के प्रतिनिधि आपसे तुरंत ही संपर्क करेंगे। तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर अभी मिस्ड कॉल दें और माधवबाग के मिशन सेव माई हार्ट अभियान से जुड़ जाएं। और इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।